नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी गिल्ली डंडा लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गिल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गिल्ली बना ली, दो आदमी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकते। यहाँ गिल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खेलिए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गिल्ली डंडे से आँख फूट जाने का भय है तो क्रिकेट से सिर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गिल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कोई दोस्त तो ऐसे भी हैं जो थापी को वैशाखी से बदल देते हैं। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गिल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गिल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना, गिल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी, यह उसी वक्त भूलेगा जब जब ये घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौक पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है न खाने की। गिल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गिल्ली जैसे ही हो उस पर वह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गिल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाता उसकी निश्चित जीत थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रहते हैं, पर पदना 1 मिनट का भी अकरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चल दी, जो ऐसे अवसर पर शास्त्रविद न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के वेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाने को, तो मैं क्या दिन भर पदता रहूँगा? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊँगा न पीने जाऊँ। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं गुलाम हूँ। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो मेरे पेट में गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया था तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने नहीं आया था। जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा, और कौन निस्वार्थ
किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझे दाव देने का क्या अधिकार? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब नहीं होंगे। वह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद शमरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने नहीं देता था। मैंने उससे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथ पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे, ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी, मोहल्ले की स्त्रियों से लगाव सा था। लेकिन हमारी खुशी में मैं फूला नहीं समाता, लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उन्हें जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम तो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं। क्या समझे उस बेचारे को मुझसे कितनी स्पर्धा होगी। मानो कह रहे हो, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ गांव में जीना है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वह पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाह खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साबित ठाट में, रोब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गिल्ली डंडा समेटकर सहमे स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया। एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूरी से पहचान गया। उसकी और लपकना चाहा था, उसे गले से लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहे? बहुत मज़े में। तुम अपने कहो। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं, और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गिल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गिल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो धंधे में छुट्टी ही नहीं मिलती। आओ आज हम खेलेंगे, तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं बड़ा अफसर। हमारा
और उसका क्या जोड़, बेचारा झेप रहा था। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप नहीं थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे। अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर, बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें। वहाँ कौन देखने वाला बैठा है। मज़े से खेलेंगे, बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेके खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया। मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। हाथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों के जो अंतर हो गया था वही सोच में मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता था हुजूर। किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बंधा था। नहीं, मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती रही। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा था, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ था, जहाँ जाकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले आते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गिल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची के गुल्ली रख कर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उससे पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथ से गिल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाएं बाएं कहीं हो, गिल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गिल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गिल्ली, पुरानी गिल्ली, छोटी गिल्ली, बड़ी गिल्ली, नोकदार गिल्ली, सपट गिल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथ में कोई चुंबक हो, गिल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गिल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ करता रहा। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए। गिल्ली पर ओछी चोट पड़ती है और वह ज़रा दूर पर गिर पड़ती है। मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा डंडा लगाता। गया वह सारी बेकायदगियाँ देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे और कानून भूल गए हों। उसका निशाना बिल्कुल अचूक था। गिल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गिल्ली डंडे में नहीं लगी। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटे पदाने के बाद एक बार गिल्ली डंडे में आ गई। मैंने धांधली की। गिल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई है, लेकिन गई नहीं। गया ने किसी प्रकार का भी असंतोष नहीं प्रकट किया। न लगी होगी, डंडे में लगी तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीत कर बच जाता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गिल्ली फिर डंडे से लगी और इतने ज़ोर से लगी जिससे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे उस वक्त न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदाना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो।
मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुटलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गिल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट से ही लगी होगी, डंडे से लगती तो इतनी आवाज़ नहीं आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गिल्ली डंडे से लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गिल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं, गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार डंडा लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुचक गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका था। मेरा घंटा भर पदा, पर वह 1 मिनट में ही अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेलो, तुम तो पहले ही हाथ में हुचक गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे। चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गिल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिसे मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाट लगा तो गिल्ली आसमान में बात करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसमें प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गिल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों ने, एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार से गिल्ली लपक ली। गया का कहना था गिल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो ज़रूर मारपीट हो जाती। मैं एक खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कल गया ने मेरे साथ खेल खेला ही नहीं, केवल खेलने का बहाना किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे ज़रा भी क्रोध नहीं आया, इसीलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वो मुझे पदाना, मेरा कचूमर नहीं निकाल जाता। मैं अब अफसर हूँ। ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई थी। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उनके समकक्ष था, उनमें और मुझमें कोई भेद नहीं था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ का नहीं समझता। वह बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।